हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन एक्सीलेंट डेस्कवर्क पढ़ रहे थे जिसका अपन सेकंड नंबर पार्ट कर रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट में। पहले वाली क्लासें आपने देख ली होगी। संजीव डेस्कवर्क में हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सभी मॉडल पेपर के कंप्लीट कर लिए हैं 1 से लेकर 9 तक। अब हमने शुरू कर रखा है एक्सीलेंट डेस्कवर्क 1 से लेकर 10 या 9 जितने भी मॉडल पेपर है उसके कंप्लीट करेंगे। ए पार्ट हमने इनका कंप्लीट कर रखा है, बी पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम से पहले पहले इन सभी क्लासों को जरूर देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए। यानी इसके जरिए आप बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने। ज्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है, 10-15 मिनट की क्लास होती है। बस 10-15 मिनट में आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए। 1789 की ईस्वी की फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए ये आपको बताना है। तो 1789 ईस्वी कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न परिवर्तन हुए। 1789 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में हस्तांतरित हो गई थी, उनके हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट है, क्रांति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा एवं वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे। अब लोग राष्ट्र को चुनेंगे, लोग राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ठीक है, लोग राष्ट्र का गठन करेंगे और वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे। ये कुछ एक परिवर्तन हुए थे 1789 फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है। केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है बताइए। तो देखते हैं, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को ही क्या कहा गया। उनकी बस्तियों को देखते हैं, उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती कहा जाता था। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या आप लोगों की? मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं, ये ऊपर नीचे वाला फंडा मेरे समझ में नहीं आता थोड़ा यार, संजीव में एक साथ में दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया था। उनकी बस्तियों को ही क्या कहा जाता है? उनकी बस्तियों को ही क्या कहा जाता था बताइए? केनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती कहा जाता था। इज दैट क्लियर? आजकल आने की आवश्यकता नहीं, आजकल लोग अपने आप चले आते हैं, जहां पे पानी की सुविधा है वहां पे लोग भागे दौड़े चले आते हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषता बताइए। जो मरुस्थलीय मृदा है उनकी कोई आपको 2 विशेषता बतानी है मरुस्थलीय मिट्टी की। देखो, इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है। दूसरा है, शुष्क जलवायु और वनस्पति की कमी के कारण इन मृदा में जल वाष्पन दर अधिक होती है। यानी इन मिट्टियों का, इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है और शुष्क जलवायु और वनस्पति की कमी के कारण इन मृदा में या इस मृदा में जल वाष्पन दर अधिक होती है। जल को सोखने की दर अधिक होती है। पानी गेरो पता ही नहीं चलता, पानी गिरोगे पता ही नहीं चलता। एक बार की बात बताऊं मैं, हम गए थे बीकानेर और बीकानेर में कतरियासर धाम गए थे। वहां पे आपको पता है रेतली मिट्टी है, तो वहां पे जैसे ही अपन पानी गिरा रहे थे गिलास से, जैसे ही
तो हमारे एक भतीजा है छोटा, उन्होंने उस मिट्टी में पानी गिरते हुए देखा और पानी हाथों हाथ सोख रहा था। तो उसने पूछा कि ये कैसी मिट्टी है, ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, हमारे तो पानी गिराने से मिट्टी पे पानी दिखाई देता है, ऊपर सोखता नहीं है, लेकिन ये कौन सी मिट्टी है जिसमें हाथों हाथ पानी चला जाता है। तो हमने कहा कि ये रेतली मिट्टी है। तो उसने कहा कि गाड़ी में एक थैला इसका भी डाल लो भर के, अपन अपने खेत में इसको छिड़क देंगे ताकि हमारे खेत में भी पानी सोख जाए जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से बच्चे कई बार जहां से मैं बिलोंग तो राजस्थान से ही करता हूं, लेकिन हम जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे रेतली मिट्टी है नहीं, चिकनी मिट्टी है या लाल मिट्टी है। तो वहां पे पानी पड़ा रहता है जमीन के ऊपर कई दिन तक, ठीक है, बारिश हो जाती है तो 2-3 दिन तक पानी पड़ा रहता है। और वो रेतली मिट्टी होती है ना, उसकी जल सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, वो हाथों हाथ जल को सोख लेती है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है। गेहूं उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है, यह आपको बताना है। तो गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। न तो ज्यादा ठंड होनी चाहिए, माइनस में टेंपरेचर जाएगा तो भी खराबा करेगा, 25 डिग्री से टेंपरेचर ऊपर जाएगा तो भी खराबा करेगा, ठीक है। तापमान क्रमशः बढ़ना बहुत लाभदायक होता है। उपयुक्त तापमान रहता है, तापमान क्रमशः बढ़ना बहुत लाभदायक होता है। इसकी खेती के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और रबी की फसल में तो वार्षिक वर्षा होती बहुत कम है। हमारे राजस्थान की बात करें तो इसमें माउट, जैसे इस टाइम में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि जो रबी की फसल होती है उस टाइम जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। और माउट शायद अब की बार तो एक ही बार हुई थी, बाद में माउट हुई नहीं, तो फिर नहरों से या कुओं से पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है पानी की। गेहूं में पानी थोड़े ज्यादा लगते हैं, सरसों में 2 पानी में काम चल जाता है, लेकिन गेहूं में 3 या 4 पानी देने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नीचे मिट्टी नहीं पड़ी क्या इसकी? 1 मिनट। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। रेतली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। लाल मिट्टी हो चाहे सफेद मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सतह की साझेदारी के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। सतह की साझेदारी के पक्ष में कोई 2 तर्क बताने आपको। चलो, सतह की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। सतह की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम हो जाती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर सामान्यतः हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सतह में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छी होती है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है तथा जिसमें सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कोई भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति विशेष को बाधित किया जाए कि आपको इस धर्म में रहना है, इस धर्म में रहना है। सारे के सारे क्या है, भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। जो भी अपनी मनपसंद का धर्म अपनाना चाहता है वो अपना सकता है व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को बताना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र का काम कौन करता है वो आपको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोरोपण आदि सम्मिलित हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है। भारत में रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 44% है। भारत में रोजगार
भारत में रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 44% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। इज दैट क्लियर? चलो इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के मध्य कोई अंतर स्पष्ट करना है। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है, उपभोक्ता के पास में पहुंचती है, वो अंतिम वस्तुएं होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। अंतिम वस्तुएं जैसे चॉकलेट है, बिस्कुट है, ब्रेड है, अलमारी है, टेलीविजन है, ये सारे अंतिम वस्तुएं आती है। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे आटा, कपास, गेहूं, स्टील आदि। कहने का मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसकी सहायता से अंतिम वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे मैं कहूं बिस्कुट किससे बनाया जाता है, आप कहोगे सर आटे से बनाया जाता है, तो आटा मध्यवर्ती हो गया और जो लास्ट में बन गया बिस्कुट। अब बिस्कुट से क्या बनेगा? बिस्कुट से तो कुछ नहीं बनेगा, बिस्कुट तो खाया जाएगा, तो खाया जाएगा वो अंतिम वस्तुएं होगी आटा। कपास है, कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा, धागे से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, तो कपड़ा क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। कपड़ा अंतिम वस्तु हो गया, कपास मध्यवर्ती वस्तु हो। गेहूं, गेहूं से क्या बनेगा? आटा बनेगा सर, गेहूं से आटा बनेगा, आटे से फिर बिस्कुट बनेगा, तो गेहूं मध्यवर्ती हो गया। स्टील है, स्टील से क्या बनेगी? अलमारी बनेगी। अलमारी से क्या बनेगा? सर अलमारी तो दी जाएगी, किसी लड़की की शादी में दहेज में दी जाएगी या कोई अपने काम के लिए ले जाएगा, ठीक है। अलमारी तो अलमारी से तो और कुछ नहीं बनने वाला, अलमारी अंतिम वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? देखो, वैश्वीकरण का जन्म विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के कारण हुआ। ये दोनों क्रियाएं मुख्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संपादित की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। ये कंपनियां अन्य देशों में अपने उत्पाद का विस्तार कर रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ वर्षों की तुलना में विश्व के अधिकांश देश एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं वैश्वीकरण के जरिए, ठीक है। वैश्वीकरण एक तरीके से होता है कि दो देशों के मध्य संबंध अच्छा हो, उसके मध्य संबंध बने ताकि वो वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, वस्तुओं का आयात निर्यात कर सके, वही तो वैश्वीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन नंबर है धारणीयता विकास के लिए क्यों आवश्यक है? धारणीयता विकास के लिए क्यों आवश्यक है बताओ। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिले। धारणीय से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का मत है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं, उनसे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे
और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के रखे जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है वैज्ञानिकों ने। बिल्कुल ये बात सत्य है कि जैसे जिस प्रकार से हम डीजल का, पेट्रोल का दोहन कर रहे हैं, कोयले का, प्राकृतिक गैस का जिस प्रकार से अपन दोहन कर रहे हैं, वैसे तो लगता है कि चंद सालों के बाद में इसके रेट और बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ने जायज है। अगर पेट्रोल आज 50 रुपए लीटर होता तो मैं कहता हूं कि घर में सभी व्यक्तियों के पास पेट्रोल मोटरसाइकिल बाइक होती। यानी बाइक लाना आसान है, उसको चलाना थोड़ा हार्ड है क्योंकि पेट्रोल थोड़ा महंगा है, इसलिए महंगा किया है। जरूरी भी है महंगा करना, भी लिमिट में रखो। आजकल देखा होगा कि 1 किलोमीटर भी कोई पैदल नहीं चलता, बाइक के थ्रू जाते हैं, बाइक के थ्रू आते हैं, गाड़ी के थ्रू जाते हैं, गाड़ी के थ्रू आते हैं। थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए व्यक्तियों को, सोच समझ के दोहन करना चाहिए इनका। जिस प्रकार से अपन फिलहाल इस कंडीशन में चल रहे हैं ना, तो सही बोला है वैज्ञानिकों ने, अपन धारणीयता बना ही नहीं रहे, उसको निरंतर जारी रखना ही नहीं चाहते अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दूसरे मॉडल पेपर का ब पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।